नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे टॉपिक के अंतर्गत भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। उसी में आगे हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। आगे टॉपिक हम देखते हैं। तो इसमें हमने पहला परियोजना पर चर्चा की थी, बाघ परियोजना 1973 में। 1973 के अंतर्गत बाघ परियोजना के बारे में चर्चा की थी, डिटेल से कुछ बातें लिखी थी। उसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाघ परियोजना के तहत बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में परियोजना प्रारंभ की गई। बाघ रिजर्व की स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बनाया गया और वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व है। 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ वेस्तारी टाइगर रिजर्व। भारत में बाघों की वैज्ञानिक गणना 4 वर्ष बाद में की जाती है और पहली बार ऐसी गणना हुई थी 2006, फिर 10, फिर 14, फिर 18 में। पिछली बाघ गणना में 2018 में पिछली बाघ गणना की तुलना में 741 बाघों में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघ ये मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर आता है उत्तराखंड राज्य में। ये कुछ मैंने आपके सामने बताई है। तो बाघ परियोजना के बारे में अनेक बातें हैं। फिर हमने देखा था कैलाश सांखला के बारे में, टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा, सबसे छोटा इत्यादि, ये सारे ऊंचे टाइगर रिजर्व, प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। और लास्ट लिखा था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। घड़ियाल संरक्षण परियोजना भी आ जाएंगे, वो भी आगे चर्चा कर देंगे। घड़ियाल संरक्षण परियोजना मैंने कहा ना, लास्ट में टॉपिक छोड़ा है। अनेक सारे छोटे बड़े बिंदु और जितने बचेंगे सारे चर्चा कर देंगे। जो हैं पहले उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में है। यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है और पहला नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है। 1935 से पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क के नाम से। तो ये यहाँ पर एग्जाम में कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको जरा लिख डालते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में। तो इसका वर्णन जरा लिखेगा। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल जिले में स्थित है। तो नैनीताल जिले में नाम कहलाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस राष्ट्रीय पार्क का 1935 से पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी कहलाता है। राष्ट्रीय पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, दोनों है। इस राष्ट्रीय पार्क या टाइगर रिजर्व से होकर रामगंगा नदी गुजरती है।
गंगा नदी की सहायक नदी का नाम है, कहलाती है रामगंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी है, कहलाती है रामगंगा। इस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है, नाम कहलाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 1935 से पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क के नाम से। अभी वर्तमान में 1935 के बाद में नाम कर दिया गया था हेली नेशनल पार्क का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है और यहीं से होकर एक नदी गुजरती है, नाम कहलाती है रामगंगा नदी के नाम से। तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी तक आने के बाद में इतना नोट करवाया, जो ब्लैक में जो लिखा है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख डाली है हमने। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें सारी मैंने चर्चा कर डाली है। तो सर जी आपने 99 वाले पर विश्व भूगोल नहीं कराया, आपने करवाया है ना? बिल्कुल 99 वाले में विश्व भूगोल ही तो चल रहा है। अब 99 हो चाहे कोर्स से जुड़ रखे हो, मेरा तो 22 मार्च से लगातार कोर्स इसमें आ रहा है। आप किस टॉपिक में जुड़े हो, कौन से बैच से जुड़े हो, ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने यहाँ पर सारा विश्व भूगोल अभी तक 22 मार्च से लेकर अभी तक लगातार क्लासें लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नोट कर लिया। सर वन्यजीव अभ्यारण्य जैवमंडल आरक्षित में क्षेत्र में, जैवमंडल आरक्षित का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या अंतर है? तो मैं पहले चार्ट बनवा चुका हूं, याद करिए। जिम कॉर्बेट कब किया गया? 35 में। 35 से पहले हेली था, बाद में कर दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। तो 1935 से पहले नाम था, 35 के बाद में क्या हो गया? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया था 1935 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया, लेकिन राष्ट्रीय पार्क तो पहले से ही था। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1900 बाघों के संरक्षण की परियोजना हमने 73 में चलाई। बाघ तो पहले भी होंगे, बाघ तो पहले भी थे। और 1935 में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और 1973 में परियोजना चला दी प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंतर्गत। सिंपल सी बात है, 1935 से पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसी नेशनल पार्क में बाघों के संरक्षण की परियोजना चला दी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कर दी गई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया गया इसी राष्ट्रीय पार्क में। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उससे जुड़ी कुछ बातें। यहां पर नदी गुजरती है रामगंगा नदी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रामगंगा नदी। अगला ऐसे में बिंदु देखिएगा, वर्ष 2005 है बाघों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। का गठन किया गया। बाघों के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई गई, नाम रखा गया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया। इसके प्रमुख केंद्रीय
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री इसके प्रमुख होते हैं। पिछली स्लाइड अभी दिखा दूंगा, ये नोट कर डालिए पहले। एनटीसीए का गठन किया गया था वर्ष 2005 में बाघों के संरक्षण के लिए। पिछला ये लिखा है मैंने, जल्दी से देखें, समय देता हूं, आप जल्दी से साथ साथ नोट करते जाइएगा। पिछली स्लाइड दिखा दिए, जरा नोट कर डालो। हो गया? पिछली स्लाइड्स का मैंने यहां पर दिखा दिया, आपको नोट कर लिया होगा। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय पार्क 1935 से पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। इस राष्ट्रीय पार्क या टाइगर रिजर्व से होकर रामगंगा नदी गुजरती है। और यहां पर लिखा एनटीसीए के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। यह संस्था भारत में बाघों की स्थिति की जांच करती है। वह संरक्षण हेतु कार्य करती है। सर्वोच्च संस्था है देश की राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बाघों के लिए अलग से गठित की गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री इनके हेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब टॉपिक चला रहा हूं तब महेश जी आप कह रहे हैं सर कितने दिन और चलेगा? पढ़ते जाइए मन लगाकर, एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ये सवाल कृपा करके नहीं पूछे कितने दिन चलेगा। जब तक ये टॉपिक समाप्त होगा तब तक चलता रहेगा, और समाप्त करना चाहें तो आज ही समाप्त कर दूं, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए जो पढ़ा हूं उसे मन लगाकर धैर्य से पढ़ते चले जाएं। अगला है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाथी परियोजना भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु वर्ष 1992 में, सर ये पटवार के लिए उपयोगी है। पटवार का ये सिलेबस यहां पर होता नहीं, पटवार लेवल 2 के अंतर्गत आएगा, पटवार के अंतर्गत नहीं है। पटवार के अंतर्गत उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। पटवार वाले में भारत की भूगोल वगैरह पढ़ना है तो उसमें उपयोगी है। ये वाले बिंदु जरूर आपके लिए उपयोगी है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु सन 1992 में परियोजना की शुरुआत झारखंड राज्य के सिंहभूम से की गई। झारखंड राज्य के सिंहभूम से की गई। तो ये परियोजना प्रारंभ हुई थी 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था 1973 में। अगला बिंदु देखिएगा,
12 अगस्त को हाथी संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथी परियोजना के तहत भारत के 16 राज्यों में हाथी परियोजना के तहत भारत के 16 राज्यों में 32 हाथी रिजर्वों की स्थापना की गई है। बत्तीस हाथी रिजर्व बनाए गए टोटल भारत में। अनेक सारे हाथी रिजर्व है, इतना नाम याद रखे काफी है। 1992 में झारखंड राज्य से प्रारंभ की गई 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में, और हाथी परियोजना के तहत भारत के 16 राज्यों में 32 हाथी रिजर्वों की स्थापना की गई है। ये कुछ बातें इसमें आगे और देखिएगा। हाथी परियोजना यहां तक नोट करिएगा। आगे नोट कर डालते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या लगभग 27,000 है। एशिया महाद्वीप के लगभग 50,000 हाथी सॉरी 50%। एशिया महाद्वीप के लगभग 50% हाथी है वो भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं। और हाथियों को भी IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल किया गया। रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है और कम है, अर्थात संकट की स्थिति में, संकटापन्न एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया है। टाइगर को भी किया गया है, हाथी को भी किया गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है। हाथी IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न एंडेंजर्ड संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। तो राजस्थान में कोई भी हाथी रिजर्व नहीं है। आप जो पूछ रहे हैं, राजस्थान में एक भी हाथी रिजर्व नहीं है। तो संकटापन्न या एंडेंजर्ड जीव जंतुओं की सूची में इसको शामिल किया जाता है।
और भारत के लगभग एशिया के लगभग 50% हाथी है वो भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य क्रमशः ज्यादा से कम, कर्नाटक, असम व केरल है। कर्नाटक, असम व केरल है। तो ये बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है, हाथियों के संरक्षण से संबंधित ये सारी बातें यहां पर महत्वपूर्ण हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए परियोजना का ईयर याद रखना है, खासतौर से सबसे इंपॉर्टेंट बात 1992 में प्रारंभ किया गया था। हाथियों के संरक्षण के लिए योजना चलाई गई थी 1992 के अंतर्गत, 92 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तो ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कहलाती है, यहां तक नोट करिए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आएगी हाथी परियोजना में। अगला हमारा टॉपिक होगा लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना हाथियों का संरक्षण, हाथी दिवस 12 अगस्त, तहत 16 राज्यों 32 हाथी रिजर्व की स्थापना। झारखंड राज्य से परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 से, और ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। अगला है लाल पांडा परियोजना के नाम से। लाल पांडा परियोजना देखिए लाल पांडा कैसा होता है, चित्र में दिखाता हूं मैं आपको। ये दर्शा रखा यहां पर कहलाता है रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। रेड पांडा पाया जाता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में, भूटान देश के अंतर्गत। तो जंतु का नाम कहलाता है पांडा। जैसे सफेद पांडा था WWF का प्रतीक चिन्ह, वैसे ही यहां पर पांडा जो जंतु है वो पाया जाता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्वी राज्यों में भूटान देश के अंतर्गत महत्वपूर्ण जंतु है, संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल किया जाता है। तो नाम कहलाता है रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। रेड पांडा संबंधी इसके संरक्षण के लिए योजना चलाई गई थी 1996 में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसके संरक्षण की परियोजनाएं चलाई गई थी। इतना पढ़ लेंगे, हाथी वाले में बहुत है। बाकी और यदि आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकते हो। मेरे अनुसार इतनी बातें काफी है उसमें, हाथी वाले में इतना भी याद रख लेंगे बहुत होगा, क्योंकि परियोजनाएं बहुत सारी है और अनेक सारे बिंदु है। तो प्रवीण जी जितना मैं बता रहा हूं उतना भी याद रख लेंगे तो काफी होगा उसमें, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था यहां था सफेद पांडा, याद करिए। इसी पांडा प्रजाति का जंतु है, भारत में पाया जाता है, रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा गूगल भाई का प्रयोग करिए आप भी सभी। जो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल में ढूंढिए और पता लगाइए, क्योंकि मैं गूगल तो नहीं हूं यहां पर, सारी बातें तो याद करना संभव नहीं है। जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैं सारे आपके सामने नोट करवा चुका हूं, ठीक है। लाल पांडा परियोजना
इस परियोजना की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 1996 में की गई। 1996 में की गई, 1996 में की गई। यह जंतु IUCN की रेड डाटा बुक संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। यहां तक नोट करिए। लाल पांडा परियोजना 1996 में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। हाथी कहां पाए जाते हैं? तो पेरियार राष्ट्रीय पार्क लिख सकते हो केरल, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में। यहां प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, चाहे तो लिख डालिए, लेकिन उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है यहां पर ये किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाता है। IUCN रेड डाटा बुक एशिया 50%। जो मैं बातें लिखवा रहा हूं मेरे अनुभव से, वो आप पहले लिखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। आगे लिखें। यह जंतु भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूर्वी हिमालय क्षेत्र व भूटान देश में भी पाया जाता है। भूटान देश में भी है। जंतु का नाम कहलाता है लाल पांडा के नाम से, रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ साथ यहाँ था, भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में पूर्व हिमालय का क्षेत्र और भूटान देश में पाया जाता है। संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई थी 1996 में। ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए, भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान के नाम से। अगला है भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। पिछला हमने लिखा था तीसरी परियोजना लाल पांडा परियोजना। चौथा देखते हैं, चौथा बिंदु ये है हमारा भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। चौथा बिंदु चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। अब देखिए, सफेद पांडा को IUCN ने क्यों चुना, ये तो IUCN ही बता सकता है, ऐसा कोई खास कारण नहीं है। संख्या में कम है, दिखने में सुंदर है, इसलिए संस्थान ने चुन लिया इस जंतु को, और कोई खास कारण उसमें नहीं है। मेन कारण है संख्या में अत्यधिक कम होना और उसका बचाव करना। चौथा जो है यहां पर भारतीय
प्राणी शास्त्र ZSI। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान के बारे में देखिए। प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण ZSI यह संस्था भारत में स्थापित की गई थी 1 जुलाई 1916 को। 1 जुलाई 1916 को 1 जुलाई 1916 को एक संस्था गठित की गई। परिंदर सिंह जी, ऐसा है आप फालतू कमेंट नहीं करें, यहाँ पर जरा एक बार अच्छे से देखें। यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर आप बीच बीच में कमेंट ऐसे ही करने दे। पांडा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर आ जाएगा सारा। भारत की जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, इसमें जितनी इंपॉर्टेंट तिथियां सब कुछ इसमें नाम आ जाएगा। तो बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें, समय आने पर, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। समय आने दें और भाग्य प्रबल होने दें, समय आएगा तब मिल जाएगा यहाँ पर 15वें टॉपिक में, ठीक है। और बाकी आपको यदि और सर्च करना है और देखना है, देखिए टॉपिक का कोई लिमिट नहीं है, आप गूगल में देख सकते हो बहुत डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्च मारिए, अपना आप आपको नजर आ जाएगा। मैं सारी बातें तो नहीं लिखवा सकता आपको, उसकी भी एक लिमिट है। तो आप यहां पर जो बातें लिखो उनको जरा अच्छे से देखो और समझो, केवल कमेंट करने में अपना समय मत गुजारो, ये निवेदन है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। यह संस्थान भारत में जीव जंतुओं संबंधी गणना, काउंटिंग और सर्वेक्षण करने का कार्य करता है। हालांकि देखिए टाइगर की गणना अलग से की जाती है, लेकिन यहाँ पर यह संस्थान भी करता है और भारत के जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी की गणना करने का कार्य करता है। संस्थान का नाम कहलाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना की गई। लगभग 105 वर्ष हो चुके हैं इसकी स्थापना को हुए। तो संस्थान है, मुख्यालय इसका कोलकाता में स्थित है। 1 जुलाई 1916 कोलकाता में संस्थान की स्थापना की गई है। नाम कहलाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जीव जंतु संबंधी सर्वेक्षण करेगा तो इसका प्रतीक चिन्ह भी कोई जीव जंतु ही होगा, और इसका जीव जंतु है प्रतीक चिन्ह कहलाता है गौर नामक जंतु। जंतु का नाम कहलाता है गौर, जंतु के नाम से जाना जाता है। यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है गौर नामक जंतु। बड़े आकार के भैंसे के समान होता है, गाय के समान, गाय से भी बड़े आकार का जंतु, बड़े आकार के भैंसे के समान जंतु है, नाम कहलाता है गौर नामक जंतु कहलाता है। ये ZSI का प्रतीक चिन्ह है। देखिए काले रंग का होता है। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है दक्षिण एशिया, भारत के पड़ोसी देशों में भी ये जंतु पाया जाता है। काले रंग का जंतु होता है, पांव इसके सफेद होते हैं। यह मुख्य रूप से पाया जाता है भारत के कई सारे राष्ट्रीय पार्कों में, लेकिन प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य का इंद्रावती नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ राज्य का इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से पहला यहां पर महत्वपूर्ण है। दूसरा यहां पर आप समझिएगा, एक राष्ट्रीय पार्क के नाम कहलाता है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। यहाँ यह जंतु मुख्य रूप से पाया जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। ये 3 राष्ट्रीय पार्कों मुख्य रूप से पाया जाता है, और भी कई सारे राष्ट्रीय पार्कों में, लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताई। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह, इससे मिलता जुलता एक जंतु और होता है, इसके जैसा ही नाम कहलाता है बाइसन। वो अमेरिका में पाया जाता है, इसको इंडियन बाइसन कहा जाता है। अमेरिका में जंतु होता है, मैंने उसका नाम कहलाता है बाइसन के नाम से, इसको इंडियन बाइसन कहा जाता है। अमेरिका के ऐसे जंतु के समान है, तो यहां पर इसका नाम कह दिया जाता है इंडियन बाइसन कहा जाता है, और इसका सही नाम है गौर जंतु, गौर जंतु कहा जाता है। इसका टेक्निकल नाम है गौर जंतु। यह जंतु ZSI भारतीय प्राणी शास्त्र
सर्वेक्षण संस्थान का प्रतीक चिन्ह है। जंतु कहलाता है, गौर नामक जंतु के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन बाइसन इसको कहा जाता है। तो यहीं पर लिखेगा, देखिए ZSI के बारे में लिख डालते हैं पहले। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्राणियों की काउंटिंग करेगा, गणना करेगा। तो गणना यहां पर जनगणना मत कर देना, जनगणना तो मनुष्य की होगी, बल्कि क्या है, यह तो क्या होती है, गणना करने का कार्य किया जाता है। यह संस्था भारत में जीव जंतुओं की गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। संकटपन और संकटग्रस्त में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमें इतने टेक्निकल बिंदुओं से क्या करना है, एग्जाम में नहीं पूछेगा संकटपन और संकटग्रस्त में क्या अंतर है। हमें यहां पर मूल बिंदु पढ़ने, बाकी तो पढ़ना चाहे तो बहुत अंतर है, लेकिन हमें क्या करना उन बिंदुओं से, एग्जाम में जो नहीं आएगा हमें ज्यादा पढ़ने से उसका कोई तात्पर्य भी नहीं। समझ ले, लिखना है, संख्या में कम है तो संकटग्रस्त हम कह सकते हैं। अब ज्यादा संकटपन, संकटग्रस्त, ये हिंदी वाले टीचर को पूछेगा, वो बताएंगे बढ़िया से। तो यहां पर जो काम के बिंदु है वो पढ़िएगा आप। यह संस्था भारत में जीव जंतुओं की गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। इस संस्था का गठन एक जुलाई 1916 को किया गया। इस संस्था का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता आता है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में स्थित है। इस संस्था का प्रतीक चिन्ह गौर जंतु है। गौर जंतु इसका प्रतीक चिन्ह कहलाता है। 1 जुलाई 16 में स्थापना की गई थी, लगभग 105 वर्ष हो चुके हैं, और मुख्यालय कोलकाता में। यह संस्था भारत में जीव जंतुओं की गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। तो ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान के नाम से, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक बात और है, इस संस्था के भारत में सोलह क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस है, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस तो कोलकाता में। तो गणना करेगा, बड़ा मुश्किल कार्य होगा पूरे भारत में, तो अलग अलग जगह रीजनल ऑफिस बनाने पड़ेंगे। रीजनल ऑफिस है इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें से एक राजस्थान के जोधपुर जिले में है। तो नाम कहलाता है भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान के नाम से।
ये सारी बातें नोट कर डालिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। जीव जंतुओं की गणना, गठन इसका, मुख्यालय, प्रतीक चिन्ह, 16 क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें से एक राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट आएगी, नोट कर डालिए। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी का, वो भी जोधपुर में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, वो भी जोधपुर में स्थित है। दो बड़े बड़े भारतीय लेवल के संस्थान है जोधपुर के अंतर्गत। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहलाता है। हो गया यहां पर। हाँ, यूपी बड़ा जिला है, यूपी है तो बड़े में राज्य है तो उसमें भी होगा कहीं कहीं। आप पता करिए कहां पर है यूपी में। तो ये चौथा यहां पर भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान जोधपुर में पाली रोड पर स्थित है। जोधपुर से पाली जाते हैं रास्ते में आता है, राइट साइड में। अगला है भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान, BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान तो ये कहलाता है BSI के नाम से। अगला है संस्था BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उससे पहले हाँ, जरा एक बात पुनः भूल गए हम लोग, यहां पर इसकी चर्चा करनी थी। यहां मैंने जंतु लिखा था, जंतु का नाम कहलाता है गौर नामक जंतु। यहां लिखा था, देखिए, यह जंतु ZSI का या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। यह जंतु भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया के देशों में, दक्षिण एशिया मैंने बताया था, सार्क संगठन याद करिए, सार्क संगठन था, दक्षिण एशिया के देशों में पाया जाता है। अगला, यह गौ जातीय पशु है। गाय की जाति का पशु होगा, गाय होती है शाकाहारी होती है तो शाकाहारी जंतु होगा, इसलिए यहां पर लिखा है गौ जातीय पशु है। गाय की जाति का अर्थात पशु है, नाम कहलाता है गौर जंतु कहलाता है। या IUCN की रेड डाटा बुक के या IUCN की रेड डाटा बुक के संकटापन जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। साथ ही साथ आप लिख डालिए यहीं पर, साथ में जो हम लिख रहे हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी में आप लोग साथ साथ लिख डालिएगा। ये यूपीएससी में तो बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, और यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं तो RS वगैरह में, SI वगैरह के एग्जाम में, UPPCS में, इनमें भी पूछे जाएंगे। वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वही वापस स्टेट PCS के एग्जामों में पूछे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड ये जो बातें लिखवा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सारा यूपीएससी में आते हैं इस तरह क्वेश्चन, और पूछे भी जा चुके हैं पहले कई बार, तो ये आपको नाम याद करना इंपॉर्टेंट है सारा। तो ये कहलाता है गौर जंतु के बारे में। मैंने बताया था कहां कहां पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय पार्कों में। आगे अभी इनकी चर्चा कर रहा हूं, नाम लिखेगा यहां तक लिखने के बाद में।
भारत में यह जंतु विभिन्न, यहां तक लिखेगा, भारत में यह जंतु विभिन्न, बस वही लिखवाने जा रहा हूं, कौन से राष्ट्रीय पार्क में नाम लिखवा रहा हूं, भारत में यह जंतु विभिन्न, यहां तक नोट कर डालिएगा। फिर आगे लिखते हैं, इसी जंतु के बारे में आगे और बातें लिखवा रहा हूं। भारत में यह जंतु विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों में पाया जाता है। जिनमें बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़। यहां टाइगर जंतु पाया जाता है। यहां गौर जंतु पाया जाता है। और यहां उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। राष्ट्रीय पार्क का नाम कहलाता है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ राज्य में। टाइगर भी पाया जाता है, यहां पर घोड़ जंतु भी पाया जाता है और उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। नाम कहलाता है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क के नाम से। देखिए राष्ट्रीय पार्कों के नाम कवर करते चले जा रहा हूं, कई सारे आपके सामने, बांदीपुर, बांधवगढ़, इंद्रावती, गिर राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर, सर इसका अनेक सारे नाम आ रहे हैं। साथ साथ राष्ट्रीय पार्कों के भी जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क आगे आएंगे, जो जो चर्चा करते चले जाएंगे। और यहीं पर देखिएगा मैं जंतु बता रहा हूं, नाम कहलाता है उड़न गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी होती है, देखिए उड़न गिलहरी कहलाती है। यहां यह गिलहरी छत्तीसगढ़ राज्य के, देखिए कुछ विचित्र जीव जंतु भी दर्शा रहा हूं, साथ साथ जो आ रहे हैं चर्चा करता चला जा रहा हूं। यह गिलहरी छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, व राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर।
फ्लाइंग स्क्विरल कहा जाता है। स्क्विरल मतलब होती है गिलहरी, और उड़ने वाली गिलहरी नाम कहलाता है फ्लाइंग स्क्विरल के नाम से जानी जाती है। यह गिलहरी छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान के सीतामाता अभयारण्य में पाई जाती है। नाम कहलाती है उड़न गिलहरी। तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क आया तो आपके सामने चर्चा कर दी, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और राजस्थान के सीतामाता अभयारण्य में पाई जाती है। सीतामाता गए थे लेकिन दिखी नहीं। अब ये जरूरी नहीं दिखे टाइगर रिजर्व जाए टाइगर दिख जाए, कोई जरूरी नहीं। मेरे घर आए और आप मैं मिलूं या ना मिलूं कोई जरूर थोड़ी ना, आपके घर आऊं मिलूं या ना मिले आप कोई जरूरी नहीं। तो लेकिन पाई जाती है यहाँ पर, ये दो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा था गौर जंतु के बारे में, और यहां पर इसके बारे में कहां पाया जाता है और किसके लिए फेमस है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क की बातें यहां पर। साथ में ही उड़न गिलहरी का वर्णन आया तो वो भी यहां पर लिख डाला है। ये सारी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा यहां पर, ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन लेके आया हूं। जो मैटर आपके सामने लिखा है बहुत ही बढ़िया मैटर लेके आया हूं, बहुत सारी किताबों से पढ़ने ढूंढने के बाद में। और वैसे तो टॉपिक की कोई लिमिट ही नहीं, कितना ही पढ़ते चले जाएं। हर एक का वैज्ञानिक नाम ये संभव नहीं है मुझे याद करना, इतने सारे नाम है कई सारे दिमाग में, हर एक का वैज्ञानिक नाम याद करना संभव नहीं है। ये आप देख सकते हो नेट में, गूगल में कहीं भी ढूंढ सकते हो। मैं बिना देखे लिखवा रहा हूं यहां पर, सारी बातें देख कर नहीं लिखवा रहा हूं। तो बिना देखे इतना लिखना भी कोई सरल कार्य नहीं है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी आपके सामने ले आऊंगा। अगले देखिए, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान के नाम से। टेस्ट में टॉपिक आएगा जैव विविधता का पूरा। जैव विविधता संबंधी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार टेस्ट में। तो 25 प्रश्न सारी जैव विविधता से होंगे, अच्छे से तैयार कर रखिएगा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान भारत में, देखिए वनस्पति है तो भारत में वनस्पति पेड़ पौधों संबंधी सर्वेक्षण करने का कार्य किया जाता है। भारत में वनस्पति या पेड़ पौधों संबंधी सर्वेक्षण और उनकी गणना करने का कार्य करेगा। कौन सी पेड़ की प्रजाति भारत में कितनी कितनी संख्या पाई जाती है, कहां पाई जाती है, रीजन वाइज, राज्य वाइज। तो संख्या काउंटिंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मुश्किल कार्य होगा तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ होंगे, भारत के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाएंगे। तो इसके मुख्यालय इसका भी कोलकाता के अंतर्गत। और यह संस्थान गठित कब किया गया था, यह गठन इससे भी पहले इसका गठन किया गया था। बताइए बीएसआई का गठन कब किया गया था, बताएं मुझे जरा कमेंट करके। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, कमेंट करके बताएं मुझे जरा जल्दी। इतना बता दे रहा हूं, जेडएसआई से पहले गठित किया गया है, जेडएसआई संस्था से भी पहले इसका गठन किया गया है। कमेंट करके बताएं मुझे, कौन बताएगा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया गठन कब किया गया, इससे पहले गठित है, बहुत पुराना संगठन भारत में कहा जाता है। तो लिखिए, यह संस्था भारत में
पेड़ पौधों संबंधी गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य। यह संस्था भारत में पेड़ पौधों संबंधी गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। 1890 में गठित किया गया था, बिल्कुल सही। कई जन 1887 बता रहे हैं, कोई 1914 बता रहे हैं। 1890 में गठित किया गया था यह संस्थान। 1890 में बना हुआ, 121 साल हो गए इसकी स्थापना हुए हुए। 1890 में गठित किया गया था, 1890 में। यह संस्था भारत में पेड़ पौधों संबंधी गणना और सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। यहां तक नोट कर डालिए। अब देखें, जो भी बता रहे होंगे मैं पक्का बता रहा हूं, नेट में सर्च करने के बाद में ऐसा बता पाना थोड़ा मुश्किल कार्य है बहुत ही। यह संस्था भारत में पेड़ पौधों संबंधी गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। सर्वेक्षण, गणना व सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। इस संस्थान का गठन सन 1890 में किया गया। समय भी तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो देखिए, पेड़ पौधों की गणना व सर्वेक्षण करेगी, पेड़ पौधों की गणना व सर्वेक्षण करेगी तो प्रतीक चिन्ह भी कोई न कोई पेड़ पौधे ही होंगे। तो इसका प्रतीक चिन्ह कहा जाता है, बरगद का वृक्ष कहलाता है। बरगद का वृक्ष है वो इसका प्रतीक चिन्ह है, ये कहलाता है बरगद का वृक्ष। तो बरगद का वृक्ष इसका प्रतीक चिन्ह कहलाता है। यह वृक्ष BSI, भारतीय वनस्पति शास्त्र संस्थान का प्रतीक चिन्ह है। तो BSI का प्रतीक चिन्ह नाम कहलाता है बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष का यह फोटो दर्शा रखा है। यह भी पीपल जैसे दिन के अधिकांश समय क्या देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। तो महत्वपूर्ण वृक्षों में बड़े आकार में फैलता है, जड़ें इसकी बाहर निकल आती हैं ऊपर से और जमीन के अंतर्गत भी होती है। पर वृक्ष का नाम कहलाता है बरगद का वृक्ष। लगभग पूरे भारत में सभी जगह यह पाया जाता है। वृक्ष का नाम है बरगद का वृक्ष। इस संस्थान का प्रतीक चिन्ह बरगद का वृक्ष है। इस संस्थान के कार्यालय भारत के लगभग भारत के लगभग 50
सभी जिलों में है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा और टेस्ट में भी बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे जो पिछले एग्जामों में आ रखे हैं। यहाँ जो हमने पढ़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बढ़िया प्रश्न मैं आपको दूंगा जो पिछले कई सारे एग्जामों में आ रखे हैं वो भी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, हम लोग जरूर करेंगे। लगभग सभी जिलों में बरगद का इसके कार्यालय भारत के लगभग सभी जिलों में, क्योंकि पेड़ों की काउंटिंग करना मुश्किल कार्य है, तो कई सारे जिलों में, लगभग भारत के सभी जिलों में इसके मुख्यालय तो कोलकाता में, इसके जो रीजनल ऑफिस है भारत के लगभग सभी जिलों में स्थित है। तो ये हमने संस्थान पढ़ा, नाम कहलाता BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से। तो यहाँ समय हो गया, चर्चा करेंगे आगे हम और कल आएंगे इसी टॉपिक में आगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।